गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में, और महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री देख ली थी। फिर भी आप लोगों को आज वापस रिवाइंड करवा देती हूँ कि इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1629 को हुआ था। 28 दिसंबर 1678 को ये मारवाड़ के शासक बने। ये राठौड़ राजपूत थे और इन्होंने बहुत अच्छे लेखक थे, तो इनकी जो रचनाएं हैं खुद भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टैलेंटेड थे। तो सिद्धार्थ बोध है, आनंद विलास है, भाषा भूषण है नामक ग्रंथों की रचना जो है इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें तो जो जोधपुर के महाराजा गज सिंह थे उनके 3 पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। अचल सिंह का देहांत बचपन में हो गया। अमर सिंह वीर थे किंतु बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, इसीलिए गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह की गद्दी के लिए उपयुक्त समझा और 25 मई 1639 के दिन 12 बरस के जसवंत सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। तो जसवंत सिंह के बारे में हम लोगों ने ये सारी चीज चर्चा कर चुके हैं कि मारवाड़ के शासक थे, इनका टाइम पीरियड क्या रहा। राज्याभिषेक 1640 में आगरा में शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, इनके जो अन्य संतान है, पृथ्वी सिंह थे, मारवाड़ के अजित सिंह हैं, घराना राठौड़ की सभा थी, पिता महाराजा गज सिंह जी थे और राजपूतों से इनका संबंध था। अगर राज्य के आरंभ काल में देखें तो जसवंत सिंह शाही सेना में रहे। उसके बाद में उन्होंने शाही सेना के साथ ईरान में रहे। ईरान के शाह अब्बास ने 50,000 सेना और तोपें लेकर कंधार को घेर लिया। कुछ समय के बाद किला इनके हाथ आया और जसवंत सिंह किले पर घेरा डालने वाले शहजादे औरंगजेब की फौज में सम्मिलित हो गए। औरंगजेब का जो किला लेने में असमर्थ रहा, इसी बीच जसवंत सिंह के मनसब में अनेक बार वृद्धि हुई। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ईरान के और कंधार का जो है इनका मेन अभियान जो है वो स्टार्टिंग में रहे। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। देखो 1658 में शाहजहां बीमार हुआ और उसके बाद में उत्तराधिकार संघर्ष जो है प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग में जसवंत सिंह जो है मनसबदार थे, 5000 जात और 5000 सवार लेकर 1 लाख रुपए और मालवे की सूबेदारी लेकर औरंगजेब के विरुद्ध इन्हें भेजा गया। दूसरी शाही सेना कासिम खां के सेनापतित्व में उससे आ गई, लेकिन इसी बीच औरंगजेब ने शहजादा मुराद को अपनी ओर बना दिया था। और ये कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर धर्मत नामक स्थान पर इनकी सेनाएं आपस में लड़ती है, किस तरह से ये सब चीजें होती है। राय सिंह जो है टोडे के, बुंदेला सुजान सिंह आदि भी इसमें भाग लेते हैं। हरावल का नायक कासिम खां था, लेकिन कासिम खां किसके साथ मिल गया था? आपको अच्छे से बताया था मैंने, कासिम खां औरंगजेब के साथ मिल चुका था। धर्मत का युद्ध है और ये धर्मत के युद्ध के बारे में बता दें, जस्ट मैं रिवाइंड कर रही हूँ कि धर्मत नाम के स्थान पर दोनों सेनाओं का सामना हुआ। कोटा के राव मुकुंद सिंह, उनके 3 भाई, शाहपुरा का सुजान सिंह, सिसोदिया, अर्जुन गौड़, दयालदास झाला, मोहन सिंह हाडा आदि अनेक राजा और सरदार जो है उन्हें उनके साथ थे। हरावल का नायक कौन था? कासिम खां। जसवंत सिंह स्वयं 2000 राजपूतों के बीच केंद्र में थे और उनमें से कई राजपूत सरदार जो है प्रारंभिक आक्रमण में ही काम में आए। धीरे धीरे इसमें भी धर्मत के युद्ध में क्या होता है आपको पता है कि जब बुरी तरह से घायल होकर जसवंत सिंह आ जाते हैं, इनकी रानी जो थी जसवंत दे वो मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर देती है। बहुत समझाने के बाद में इन्हें वापस अंदर लिया जाता है। जसवंत सिंह जो है बलपूर्वक युद्ध से बाहर आया और उसे जोधपुर लौटना पड़ा। ये मैंने धर्मत के युद्ध में बताया था। धर्मत के बाद औरंगजेब ने दारा को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। 22 जुलाई 1659 को शाहजहां को नजरबंद कर दिया गया और उसी साल जसवंत सिंह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर, किंतु मन से वह उसके विरुद्ध था। अतः कोड़े में जब शाह शुजा और औरंगजेब का युद्ध हुआ तो औरंगजेब की फौज का काफी नुकसान कर वह जोधपुर लौट आया और किंतु शाह शुजा युद्ध में हार गया। और ये कौन सा युद्ध था? सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, औरंगजेब को बहुत क्रोध आया, फिर भी मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में पड़ने से जसवंत सिंह से इनका अच्छा संबंध बनाए रखने में अपना हित समझकर औरंगजेब ने महाराजा को क्षमा कर दिया। ठीक है, जसवंत सिंह गुजरात का सूबेदार नियुक्त हुआ, किंतु कुछ समय के बाद औरंगजेब ने उस स्थान पर महावत खां को भेज दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को उसके विरुद्ध भेजा। उनने पुणे में रहना शुरू किया और जसवंत सिंह जो है सिंहगढ़ के मार्ग से ठहरा। शाइस्ता खां पर रात्रि के समय शिवाजी के आक्रमण की कथा प्रसिद्ध है। आपको अच्छे से पता है किस तरह से शिवाजी ने, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि शिवाजी ने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी पुणे के दुर्ग में, उसके ऊपर आक्रमण किया था शिवाजी ने, और जसवंत सिंह ने इसमें कोई भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं की। मतलब यहाँ पर ये चीज दिखती है कि शिवाजी और औरंगजेब का ऐसा मानना था शिवाजी और महाराजा जसवंत सिंह एक साइड हो गए हैं, वो औरंगजेब के खिलाफ या मुगल या सल्तनत के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, बादशाह ने उसे इसी वजह से वापस बुला लिया और उसके स्थान पर दिले खां और मिर्जा राजा जयसिंह की नियुक्ति की। किंतु सन 1678 में फिर उनकी नियुक्ति दक्षिण में हुई और उसके उद्योग में से मुगलों और मराठों के बीच में कुछ समय के लिए संधि हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं इन्हें वापस से गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। बादशाही फरमान मिलने पर काबुल के लिए रवाना हुए और 28 नवंबर 1638 को उनका देहांत जमरूद नामक स्थान पर हो गया।
अगर हम लोग बात करें, महाराजा जसवंत सिंह केवल वीर नहीं थे बल्कि वो दानशील और विद्या अनुरागी भी थे। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में ये बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में एक फरमान जारी किया था कि अगर सभी मतलब हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का फरमान था, उसमें मारवाड़ और आमेर इनके आसपास के मंदिरों को तुड़वाने का कोई आदेश नहीं था, लेकिन दक्षिण के और उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया में क्या किया था इन्होंने, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मेजर राजा जय सिंह, क्योंकि जैसे बड़ी शक्तियां थी तो औरंगजेब इनसे सीधा लोहा नहीं लेना चाहता था, इन्हें नाराज नहीं करना चाहता था, तो इनके टाइम पीरियड में इनका जहां पे भी राज्य था वहां पर किसी भी हिंदू मंदिर को हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह इस तरह से बोलते हैं कि औरंगजेब अगर मारवाड़ में किसी भी मंदिर के अगर हाथ मतलब मंदिर को हाथ भी लगा दे या मंदिर को तुड़वाने का आदेश भी दे दे तो मैं सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मस्जिदों को तुड़वाने का आदेश दे दूंगा। ठीक है, तो महाराजा जसवंत सिंह न केवल वीर थे, न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि वो वीर भी थे, दानशील भी थे और विद्या अनुरागी भी थे। उनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, अपरीक्षित सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय आदि प्रसिद्ध है। इनके अलावा इनके जो दरबारी रत्न थे वो थे सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, उनके सभा के क्या थे, रत्न थे। अगर हम लोग देखें कि जसवंत सिंह का हृदय हिंदुत्व के प्रेम से परिपूर्ण था और उसके सदुपयोग और निरुद्योग से ही हिंदू राजाओं को पर्याप्त सहायता मिली। महाराजा जसवंत सिंह एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शासक थे मारवाड़ के जिनसे औरंगजेब भी डरता था। औरंगजेब भी इस बात से परिचित था, इसीलिए बोला जाता है कि जब जमरुद नामक स्थान पर, काबुल अफगानिस्तान में जमरुद नामक स्थान पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब बोलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, कहाँ थे तुम। तो महाराजा जसवंत सिंह के बारे में ये बोला जाता है कि जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया में एक फरमान जारी किया था, सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब महाराजा जसवंत सिंह ने बोला कि अगर मारवाड़ और उससे रिलेटेड जितने भी राजपूताना हमारे अंतर्गत आते हैं राज्य, अगर वो फरमान जारी होता है तो मैं हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों को तोड़ने का आदेश जारी कर दूंगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं औरंगजेब डरता था और इस तरह का कोई भी आदेश जो है मारवाड़ या राजपूताना या उत्तर भारत के जहां पर भी राजपूत शासक राज्य थे वहां पर औरंगजेब का ये फरमान कार्य नहीं करता। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह का अगर हम लोग देखें थोड़ा सा उनका पारिवारिक संबंध या फिर पत्नियों के बारे में, तो महाराजा जसवंत सिंह की दो पत्नियां थी, एक का नाम था जसवंत दे और एक का नाम था जादम दे। जसवंत दे पटरानी थी और उनकी वजह से ही उनके द्वारा रायका बाग जो वर्तमान में जोधपुर में है वो बनाया गया। महाराजा धर्मत के युद्ध से पराजित होकर जब आए थे तो उन्होंने महल में प्रवेश नहीं दिया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। जादम दे जो है पुत्र अजीत सिंह को जन्म दिया था और जिन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था। यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है कि औरंगजेब ये जानता था कि महाराजा जसवंत सिंह की कोई भी उत्तराधिकारी जो है जीवित नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि काबुल में जब उन्हें तैनात किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है उनका गुजरात से हटाकर, और यहाँ उससे पहले वो दक्षिण की तरफ शिवाजी के खिलाफ थे, तो औरंगजेब को ये नहीं पता था कि उनकी जो दो पत्नियां हैं वो गर्भवती है और जिन्हें वो साथ में लेकर काबुल गए हैं। और उसी में से एक पत्नी जो थी वो थी जादम दे पुत्र अजीत सिंह। कुछ इतिहासकार यानी मून और नैन्सी को अगर देखें तो वो बोलते हैं कि उत्तराधिकार में एक और इनका पुत्र पहले भी था जिसे औरंगजेब ने ही मरवा दिया था। और किस तरह से मरवाया था, तो बोला जाता है कि उनके लिए एक बड़ी सी पोशाक भेजी गई थी, ड्रेस भेजी गई थी, उस ड्रेस में जो है जहर लगाया गया था और वो पहनते ही महाराजा जसवंत सिंह के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि औरंगजेब किसी भी हाल में महाराजा जसवंत सिंह और मारवाड़ के ऊपर अपनी जो निगाह है तैनात करके बैठा हुआ था। उसके अलावा अगर हम लोग दरबारी कवि के बारे में बात करें तो मोनो और नैन्सी के बारे में मैंने बताया था, ये दरबारी कवि थे जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल क्यों बोला जाता है, जैसे मुगलों में एक अबुल फजल 9 रत्नों में से थे, ठीक है, तो उसी में से राजस्थान का अबुल फजल का उपनाम दिया गया है। महाराजा द्वारा 1 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें है मोहनोत नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अन्य कवि का नाम अगर आप याद करना चाहो तो एक थे नरहरिदास और दलपत मिश्र। यानी कि आप इन टोटलिटी ये बता सकते हो कि महाराजा जसवंत सिंह जो है न केवल वीर थे, साहसी थे, अपनी बात को रखने का दम रखते थे, बल्कि ये साहित्य अनुरागी भी थे, विद्या अनुरागी भी थे। जिस तरह से खुद जो है भाषा भूषण नामक इतनी फेमस जो है रचना लिखी है, वैसे ही ये जितने भी दरबारी या विद्वान होते हैं उनके भी आश्रयदाता थे।
अब आज हम लोग बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, और इसको बोलने से पहले मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो कि जाट समुदाय के रामदास द्वारा लिखी गई है कि ढमक ढमक ढोल बाजे दे दे थाल नगाड़ा की, ढमक ढमक ढोल बाजे दे दे डाल नगाड़ा की, आसे गर दुर्गोनी हो तो सुमत कैसे होती सारा की। यानी कि हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि अभी तक का जो मारवाड़ का इतिहास चला है और महाराजा जसवंत सिंह तक जो हमने पढ़ा है, अगर उसके आगे के चैप्टर हम लोग देखते हैं वो बड़े ही स्वर्णिम दिखते हैं। वो केवल और केवल किस व्यक्ति की वजह से, तो एक व्यक्ति था वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ जिसे कि एक ग्रीस यानी कि जो यूनानी एक आक्रामक व्यक्ति था, साहसी व्यक्ति था, यूलिसिस जेम्स टॉड ने उसकी जो संज्ञा दी है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को दी है। और क्यों दी है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि महाराजा जसवंत सिंह भी बहुत अच्छे से जानते थे कि औरंगजेब मारवाड़ को या फिर मेरे किसी पुत्र को कभी भी उसका राज्य, उसका अधिकार प्राप्त करने नहीं देगा। जब जमरूद नामक स्थान पर इनकी हत्या हो जाती है, जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है महाराजा जसवंत सिंह की, तो महाराजा जसवंत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को आपको बताया मैंने 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद नामक स्थान पर हो जाती है और इनकी जो दो पत्नियां थी जिसमें से एक का नाम था जयवंत दे, नहीं क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था जादम और एक का नाम था कहूनी। इस टाइप का नाम मिलता है लेकिन कोई बोलता नहीं है, लेकिन जादम दे आपको याद रखना है। तो महाराजा जसवंत सिंह की दो पत्नियां जो गर्भवती थी, तो महाराजा जसवंत सिंह ने एक वचन लिया वीर दुर्गादास राठौड़ से कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो मारवाड़ का शासक बनना चाहिए और उसकी अब मारवाड़ का जो उत्तराधिकार है या फिर मारवाड़ का जो भविष्य है वो वीर दुर्गादास तुम्हारे हाथ में है, तो उसे तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जब जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर औरंगजेब के पास पहुंचती है और बड़ा ही फेमस वर्ड जो है उनके मुंह से निकलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि अब मारवाड़ को हासिल करने में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ पास में है नहीं। हालांकि औरंगजेब ये नहीं जानता था कि उनकी जो पत्नियां हैं वो अभी भी गर्भवती है। ये स्थान था जमरूद। जमरूद से सुरक्षित वीर दुर्गादास राठौड़, जादम और एक दूसरी पत्नी, इन दोनों को सुरक्षित अफगानिस्तान के ही छोटे से गांव में छिपा कर रखते हैं। और जब जादम एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है अजीत सिंह, और दूसरी जो काहूनी है उसके पुत्र का नाम होता है दल थम्मन। क्या नाम होता है? दल थम्मन। तो आप दोनों ही उत्तराधिकारियों के नाम याद रख सकते हो, एक का नाम था अजीत सिंह, एक का नाम था दल थम्मन। दोनों ही रानियां इनको क्या करती है, जन्म देती है, और जन्म लेने के बाद में वहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को इसका उत्तराधिकारी, मारवाड़ का उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर देते हैं और औरंगजेब के पास में एक लेटर भेजा जाता है। तो आज की अभी जो कहानी जो शुरू होगी, वो जो इतिहास शुरू होगा, वीर दुर्गादास राठौड़ ही नहीं बल्कि महाराजा अजीत सिंह का अपने मारवाड़ को वापस प्राप्त करने की एक कहानी रहेगी। वीर दुर्गादास राठौड़ जब इसकी खबर औरंगजेब तक पहुंचाता है, जब औरंगजेब तक ये खबर पहुंचती है तो औरंगजेब को हालांकि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि औरंगजेब इस चीज के बारे में नहीं जानता। फिर भी औरंगजेब अपने आप में मुगल सल्तनत में, मुगलिया सल्तनत में, साम्राज्य में हम देखते हैं बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो इसने दुर्गादास राठौड़ को बोला कि अरे हमारे तो महाराजा जसवंत सिंह बड़े ही प्रिय मित्र थे, आप ऐसा करो इनकी रानी और इनके उत्तराधिकारी जो भी पुत्र है उनको हमारे पास ले आओ, मैं स्वयं इन्हें मारवाड़ का शासक घोषित करूंगा। ऐसा सुनने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ जो है दोनों पत्नियों को लेकर और इनके पुत्रों को लेकर कहाँ पहुंचे? दिल्ली, आगरा बोल सकते हो। औरंगजेब और कहाँ से? काबुल से। काबुल कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी। तो वीर दुर्गादास राठौड़ दल थम्मन और अजीत सिंह और उनकी दोनों ही महारानियों के साथ में दिल्ली में प्रवेश करते हैं। रास्ते में बोला जाता है कि दल थम्मन जो है बहुत ही छोटा बालक था उस टाइम में दोनों ही, ठीक है। तो दल थम्मन की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। तो अब केवल एक उत्तराधिकारी शेष रह जाता है, वो है अजीत सिंह। अजीत सिंह के यहाँ पर प्रवेश करते ही औरंगजेब जो है बड़ा स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि अब हम आपको मारवाड़ का शासक तो बना देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह मेरे प्रिय मित्र थे, तो मैं चाहता हूं कि इनकी शिक्षा और इनका ज्ञान और इनका लालन पालन जो है दिल्ली में हो।
औरंगजेब इस तरह की बात रखता है वीर दुर्गादास राठौड़ के सामने। तब हालांकि वीर दुर्गादास राठौड़ इस तरह की बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बस सीधा सीधा ये चाहते थे, जैसा महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को पहले ही बोला था कि औरंगजेब की नज़र मारवाड़ पर है और मेरे किसी भी उत्तराधिकारी को वो जीवित नहीं रहना देंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के थ्रू यानी कि मुगल साम्राज्य के थ्रू ही अपना वापस से मारवाड़ मांगने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी रक्षार्थ थे किसके लिए, या फिर बोल सकते हैं कि किसके लिए वो डेडिकेटेड थे, पूरे के पूरे महाराजा अजीत सिंह के लिए। अब अजीत सिंह एक बालक है और उसके लिए उसे यहाँ से वहां और मारवाड़ तक पहुंचाना बिना दिल्ली के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी वीर दुर्गादास राठौड़ ने ये दिमाग में लगाया था कि औरंगजेब स्वयं अगर दे दे गद्दी तो अच्छी बात है, और नहीं देता है तो फिर हमें जो संघर्ष लड़ना है वो तो लड़ना ही पड़ेगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि काबुल से जब ये सारे दिल्ली में आते हैं और यहाँ पर वीर दुर्गादास बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया जाए, इनका संरक्षक के तौर पर मैं इनके साथ में रहूंगा, क्योंकि वो एक बालक है और आपको पता है कि अभी तक राजपूत शासक हो, भले वो बंगाल के हो, बिहार के हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी सल्तनत के रहे हो, अगर कोई अल्पवयस्क बालक होता है तो उसका संरक्षक के तौर पर या तो उनकी महारानी या फिर कोई और संरक्षक के तौर पर कार्य करता है। जैसा कि हम लोग कभी मुगल सल्तनत में देखेंगे, अकबर के टाइम में अकबर क्योंकि 12 से 13 साल का बच्चा था तो बैरम खां जो है उसका संरक्षक बनकर कार्य करता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी वीर दुर्गादास राठौड़ एक संरक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब जो है अपने हिसाब से कूटनीति चलता है और थोड़ा टाइम उनको रुकवा कर रखता है, और जब थोड़ा 1 से 2 साल हो जाते हैं तब उस बालक को बोलते हैं कि अगर ये इस्लाम धर्म मान ले, यानी कि इस्लाम धर्म में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ले, तो मैं इसे महाराजा अजीत सिंह को अभी मारवाड़ दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले नहीं दूंगा। और ये वो टाइम था जब बीच में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर रखा था। ठीक है, ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्लियर? तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में 2 रानियां गर्भवती थी, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये जन्म का कहानी जो है वीर दुर्गादास राठौड़ ने पत्र द्वारा औरंगजेब को बताई। औरंगजेब ने जब ये खबर पहुंची तो वहां पर उनकी हत्या करवाने की बदौलत ये सोचा क्यों ना मैं इन्हें दिल्ली ही बुलवा दूं। दिल्ली आने के बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ ने बोला कि इन्हें राजगद्दी एक तरह से आप दे दे और हम लोग वापस मारवाड़ की तरफ प्रस्थान करें। लेकिन औरंगजेब जैसे जैसे चाहता था वैसे वैसे टालता रहा, और औरंगजेब ने इस बीच में वीर दुर्गादास राठौड़ को अपनी शक्ति, अपनी पैसा, अपना धन, वैभव और अन्य तरह के जागीरदार मनसबदारी देने के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर औरंगजेब ने साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वीर दुर्गादास राठौड़ को अपनी तरफ मिलाने का भी प्रयास किया अपने तरीके से। लेकिन दुर्गादास राठौड़ अंदर ही अंदर एक तरह से सचेत थे कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। लास्ट में जब दुर्गादास बोलते हैं कि अब हम मारवाड़ की तरफ जाते हैं, आप इन्हें राजकीय जो चिन्ह है वो दे दीजिए और हम लोग निकलते हैं, तब वीर दुर्गादास राठौड़ के सामने औरंगजेब बोलता है कि मैं इन्हें मारवाड़ तभी दूंगा जब ये मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। ठीक है, अब जब ये सारी कहानी हो जाती है तब वीर दुर्गादास राठौड़ यहाँ पर अजीत सिंह को लेकर अपने कुछ जो जाट और राजपूत समुदाय के सरदार होते हैं, कुछ कूटनीति चाल चलते हैं। जिस तरह से आपने कभी पन्नादय और विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, तो उसी टाइप से बोला जाता है कि 2 से 3 वर्ष का जो बालक होता है उन्हें पूरी तरह से डिस्गाइज किया जाता है, छिपाया जाता है और राजमहल से बाहर निकाला जाता है। तो यहां से लेकर इन्हें मारवाड़ तक लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस कहानी को स्टॉप करूंगी। अब देखते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ आखिर कौन थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आस्करण, जो आपको याद रखना है। महाराजा जसवंत सिंह के बहुत बड़े या फिर बोल सकते बहुत ही सहयोगी थे, मनसबदार, दीवान बोल सकते हो, वो जो थे आस्करण थे। और आस्करण के बारे में ये बोला जाता है कि आस्करण बड़े ही विश्वसनीय व्यक्तियों में से माने जाते थे महाराजा जसवंत सिंह के। इनके पुत्र का नाम जो था वो था दुर्गादास, लेकिन दुर्गादास की माता के साथ में आस्करण का बनता नहीं था। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने आस्करण ने अपने पुत्र दुर्गादास को और इनकी पत्नी को छोड़ रखा था। एक टाइम की इनके बचपन की घटना है जो बड़े इतिहासकार बोलते हैं कि इनकी वीरता का परिचय देती है कि दुर्गादास राठौड़ और इनकी माताजी को त्याग रखा था, यानी कि इनके संबंध विच्छेद हो चुके थे। तो आप लोग एक गांव देखते हैं पाली में लुनावा, तो यहाँ पर आकर
लुणावा या लुणावे इस टाइप का हमको नाम मिलता है। तो लुणावा में इनका लालन पालन किया गया था इनकी माता द्वारा, और यहाँ पर ये क्या करते थे, खेती करके अपने जीवन यापन किया करते थे। एक टाइम की बात है, आपने सुना होगा कि रायका जाति होती है, रायका जाति जो है ऊंट पालक जाति मानी जाती है, पशुपालक जाति मानी जाती है। तो रायका, कोई एक रायका होगा जो इनके खेतों में ऊँटों को चराने आ जाता है और जब उनकी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। दुर्गादास इनका जब पता चला कि इनकी पूरी खेती को ये रायका जो है और उनके द्वारा जो ऊँट है जो चर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं, वो उनको रोकने के लिए जाता है। तो रायका न केवल दुर्गादास को उल्टा सीधा बोलता है, बल्कि इनके जो शासक है महाराजा जसवंत सिंह, इनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है कि तुम्हारा अगर राजपूत इतना ही ज़्यादा बलशाली है तो वो किसी मुगल के साथ में कैसे मिल गया। तो इस तरह के अपशब्द जो है जब वीर दुर्गादास राठौड़ उनके बारे में सुनते हैं तो उस रायका की अपना एक छोटी सी कटार रखते हैं, तो वो निकाल कर उनकी हत्या कर देते हैं। ये छोटी सी कहानी या फिर ये जो उस टाइम का जो वार्ता हुई थी, ठीक है, ये बात जब महाराजा जसवंत सिंह के पास में पहुंचती है तो महाराजा जसवंत सिंह इन दुर्गादास को वापस अपने राजमहल में बुलाते हैं कि हमने सुना है तूने उस ऊँट पालक की हत्या क्यों की है। तब वो बोलते हैं कि वो ऊँट पालक जो है न केवल मेरी खेती को नष्ट किया, बल्कि वो यहाँ के जो राजा है महाराजा आपके लिए भी अपशब्दों का उपयोग ले रहा था कि तेरा तो जो महाराजा है जो अपने आप को बड़ा ही वीर समझता है, बड़ा ही साहसी समझता है, वो तो खुद एक मुगल से जाकर मिल गया, उसके तो सर पे क्या है, छत तक नहीं है जब तक अगर मुगल उसको ना दे। तब इसीलिए मुझे इस देशभक्ति को बोल सकते हैं एक तरह से अपने राजा के प्रति जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, ये देखकर महाराजा जसवंत सिंह बड़े प्रसन्न होते हैं और आसकरण जो उनके बगल में बैठे होते हैं उनको बोलते हैं कि मैंने सुना है ये तुम्हारा पुत्र है। तो आचकरण बोलता है कि नहीं, कभी भी कुपुत्र को सुपुत्र, यानी कि कभी भी कोई भी कुपुत्र जो होगा उसे मैं अपना पुत्र कभी भी नहीं मानूंगा। लेकिन दुर्गादास राठौड़ को महाराजा जसवंत सिंह इस तरह का जब उनका वीरता देखते हैं कि मेरे लिए जब ये है एक बंदे को मार सकता है तो हो सकता है कि आने वाला भविष्य जो है वो यही चेंज कर सकते। तो एक छोटा सा कहानी जो है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में यहाँ पर मिलता है। अब वापस स्टार्ट करते हैं कि अजीत सिंह को औरंगजेब इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाना चाहता था और एक यही शर्त थी कि अगर ये इस्लाम धर्म अपना लेगा तो मैं इसे अपना मारवाड़ दे दूंगा, वरना मारवाड़ जो है अभी तक जो खालसा भूमि है वो खालसा भूमि ही रहेगी। हालांकि ये उत्तराधिकारी था। क्लियर। औरंगजेब और वीर दुर्गादास के बीच में ये वार्ता होती है कि कुछ भी हो जाए ये कभी भी अजीत सिंह इस्लाम धर्म नहीं मानेगा। यहाँ पर आप एक मेंटेलिटी समझ सकते हो कि एक 2 से 3 साल का बच्चा है, उसको क्या पता कौन सा हिंदू धर्म है कौन सा इस्लाम धर्म है, लेकिन पूर्णतः जो सुरक्षित हाथों में था वो था वीर दुर्गादास राठौड़ के कौन, अजीत सिंह। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अजीत सिंह को मारने के आदेश दे दिए गए। इस आदेश की जो सूचना है वीर दुर्गादास राठौड़ को मिल चुकी थी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ में जो इनके विश्वसनीय सरदार थे उनको अपनी सेना लेकर आगे आने के लिए भेजा और उसके बाद में बोला कि कुछ भी करके अजीत सिंह को जो है राजमहल से निकलवाने में ये लोग जो है जाट जो है मतलब कई जन की हत्या भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अजीत सिंह को सक्सेसफुली पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये मारवाड़ के छोटे से गाँव जो है कालिंदी जो कि सिरोही के पास में पड़ता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जयदेव ब्राह्मण, उनको सुपुर्द करते हैं। जयदेव ब्राह्मण अजीत सिंह को जयदेव ब्राह्मण को सुपुर्द करते हैं और बोलते हैं कि ये महाराजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी है और इनकी रक्षा जो है अभी आपको करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे कौन पड़े हुए हैं, मुगल। अगर ये बच्चा हमारे हाथ से चला गया। इसके बीच में बोला जाता है कि रानियों की भी हत्या करवा दी जाती है मुगलों द्वारा। कोई भी व्यक्ति जो है शेष नहीं रहता महाराजा जसवंत सिंह के जो बोल सकते हैं परिवार में। केवल और केवल जो जीवित था वो कौन था, अजीत सिंह। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जब महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास की है, महाराजा अजीत सिंह का लालन पालन मैंने आपको जैसे बताया कि कालिंदी नामक गांव में सिरोही में पड़ता है छोटा सा, जयदेव ब्राह्मण को सुपुर्द किया पर उसे अपने पुत्र की तरह ही पालने के लिए बोला गया और ये बोला गया कि ये चीज कहीं पे भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि ये किसी का उत्तराधिकारी है। अब दुर्गादास ने जो है यहाँ पर अपना न केवल वीरता का बल्कि अपने बुद्धि कौशल का भी परिचय दिया। इस टाइम में महाराणा राज सिंह जो है, जिस तरह से आपको पता होगा महाराणा राज सिंह का सीधा सीधा संबंध जो है वो है मेवाड़ से। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी वीर दुर्गादास राठौड़ ने और महाराणा राज सिंह जो थे अब उस टाइम में
सेकंड बोल सकते हैं टारगेट थे किसके, औरंगजेब के। फर्स्ट टारगेट मैंने हमेशा बोला शिवाजी थे, ठीक है। तो औरंगजेब के महाराणा राज सिंह जो है सेकंड टारगेट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि महाराणा राज सिंह ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें की थी। अगर हम लोग राजस्थान के स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण के बारे में बात करें तो महाराणा राज सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने, आपको पता हो कि वृंदावन में जो राधा कृष्ण की मूर्ति थी, राधा कृष्ण बोल सकते हो, सभी मंदिरों को तुड़वाने के आदेश दिए थे। और वहीं पर बोला जाता है कि वृंदावन की जो कृष्ण की मूर्ति है, वृंदावन में जो कृष्ण की मूर्ति है उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया था। मंदिर, आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि औरंगजेब द्वारा जब ये फरमान जारी किया गया कि सभी मंदिर मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, तब वृंदावन की कृष्ण की मूर्ति जो है उसको लेकर वहां के जो पंडित है वो भटकते हैं, और एक तरह से दर भटकना ही बोलते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं था। क्योंकि जो भी अगर कोई मूर्ति को अगर आश्रय देगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट औरंगजेब का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये कृष्ण की मूर्ति जो है घूम फिर कर एक बार आती है कहां पर, सिंहड़ जो है वहां पर आती है, और महाराणा राज सिंह के अंतर्गत वो एरिया पड़ता है। आप इन शॉर्ट ये समझो, वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति को लेकर वहां के पंडित जो है उस मूर्ति को बचाते बचाते लेकर आते हैं राजस्थान में ना तो आमेर, मारवाड़ वैसे भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि मारवाड़ खालसा भूमि था। तब ये लोग जो है महाराणा राज सिंह के दरबार में जाते हैं। महाराणा राज सिंह ने न केवल इस कृष्ण की मूर्ति को आश्रय दिया, बल्कि इसके लिए सिंहड़ नामक एक जगह पर मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगर वर्तमान में बोले तो आपको पता होगा श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो ओरिजिनली वृंदावन से आई हुई है, और जो सिंहड़ है वो वर्तमान में नाथद्वारा राजसमंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज एक आपको याद रखनी है कि महाराणा राज सिंह डायरेक्ट जो है अपोजिट थे किसके, औरंगजेब के। इसके अलावा बोला जाता है कि महाराणा राज सिंह और औरंगजेब का अपना खुद का अलग ही पर्सनल इनके रीजंस चल रहे थे, ठीक है। और महाराणा राज सिंह वैसे ही थे जैसे कभी आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। तो औरंगजेब के साथ में अगेंस्ट पार्टी एक और जो थी वो महाराणा राज सिंह थी। अब दुर्गादास राठौड़ ने महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी और ये बताया कि जो अजीत सिंह है वो अभी असुरक्षित है, क्योंकि मुगल जो है अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसे मैं कालिंदी नामक जगह पर जयदेव ब्राह्मण के हाथों में सौंप कर आया हूं। तब बोलते हैं कि महाराणा राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को एक जागीर प्रदान की जिसका नाम था केलवा, और बोला कि आप अभी अजीत सिंह को इस जगह पर ले आओ क्योंकि ये हमारा एरिया है और यहाँ पर आने से पहले औरंगजेब को 10 बार सोचना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम बाद में अजीत सिंह को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया और यहीं पर इनको शिक्षा दीक्षा का बंदोबस्त किया गया। तो अजीत सिंह को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर किया गया, सुरक्षित किया गया। और ये सारी कहानी, ये सारा जो इतिहास है वो वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा रचा गया। वीर दुर्गादास राठौड़ इतने कूटनीतिज्ञ थे कि उन्होंने राज सिंह की सहायता ली, और राज सिंह के साथ में आप लोग याद करो जब ये खबर कहाँ तक पहुंची, मारवाड़ के जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी कौन है, अजीत सिंह, ठीक है। औरंगजेब को जब ये खबर पहुंची कि महाराणा राज सिंह जो है वीर दुर्गादास और अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और न केवल उनको सुरक्षा दे रहा है बल्कि उनको एक जागीर भी दे दी है, वो भी केलवा, और केलवा में रह रहे वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह, ठीक है। तो अब डायरेक्ट टारगेट कौन था, मारवाड़। अब इसके लिए औरंगजेब अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजता है। शहजादा अकबर, मुगल साम्राज्य में एक और अकबर हुआ था लेकिन वो अकबर नहीं है, शहजादा अकबर औरंगजेब का एक और पुत्र था। इसको भेजते हैं पकड़ने के लिए, किसको, महाराणा राज सिंह के अगेंस्ट, और वीर दुर्गादास को पकड़ने के लिए। वीर दुर्गादास को पकड़े उससे पहले ही महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास दोनों एक अलग से कूटनीतिक चाल चलते हैं और शहजादा अकबर को बोलते हैं कि हमारे लिए तो तुम ही मुगल बादशाह हो, ठीक है। तो इसका कहानी का मतलब आप सीधा ये समझ सकते हो कि महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास ने शहजादे अकबर को ही बोल दिया कि औरंगजेब के टाइम में, देखो इस चीज को आप ऐसे समझो कि औरंगजेब इतना ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, इतना ज्यादा राजनीतिज्ञ था, और उसके अलावा कहीं बोल सकते धर्म विरोधी था, हिंदू धर्म विरोधी था। इसी वजह से जाट, सिख, अलग अलग राजपूताने में अलग अलग विद्रोह हो रहे थे, और मराठा तो उनके अगेंस्ट ही थे, ठीक है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो ज्यादा टाइम तक टिकना नहीं था। ऐसा सोचकर जो महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास ने शहजादे अकबर को समझाया कि आप
अगर अपने इतिहास को देखो, अगर हुमायूं को देखो, अकबर को देखो, जहांगीर और शाहजहां को देखो, जो कि आपके ही क्या थे, पूर्वज थे, तो उन्होंने हमेशा राजपूतों का, जाटों का, इस्लाम सबका सहयोग लेकर ही अपना शासन चलाया। लेकिन औरंगजेब की नीति जो है धर्म विरोधी है और कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है शिवाजी से कहीं ना कहीं मात खाने वाला है। तो ऐसा सोचकर शहजादे अकबर को बोल दिया कि अगर आप शासक बनोगे तो हमारा जो सहयोग है वो आपको प्रारंभ से ही प्राप्त होगा। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं शहजादे अकबर को ही उल्टा औरंगजेब के खिलाफ भड़का दिया। और पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल, ठीक है, यहां पर 1681 को, कब, 1681 को नाडोल में राज्याभिषेक करवा दिया। किसका? शहजादे अकबर का। तो एक तरह से बोल सकते हैं वीर दुर्गादास न केवल अजीत सिंह को सपोर्ट कर रहे थे बल्कि अपने हिसाब से अपनी कूटनीतिक चाल भी चल रहे थे। जिस पुत्र को सेना देकर मुगल शासक बादशाह औरंगजेब ने वीर दुर्गादास को पकड़ने के लिए भेजा था, उसी दुर्गादास ने औरंगजेब के खिलाफ ही उनको कर दिया। यहां पर क्या होता है, जब ये चीज शहजादे अकबर को पता चला, शहजादा अकबर एक साइड में था, दूसरे साइड में आप देख सकते हो औरंगजेब, महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि नाडोल में जैसे ही 1781 में राज्याभिषेक होता है, फर्स्ट साइड में होता है शहजादा अकबर जो कि पहले से ऑलरेडी मुगल सेना को लेके बैठा है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की सेना और वीर दुर्गादास के अभी जितने भी मारवाड़ सरदार थे वो सब एक साइड में आ जाते हैं। औरंगजेब को पता चला कि शहजादा अकबर ने मेरे ही खिलाफ ये चीजें कर दी है, तो औरंगजेब क्या करता है, अपनी थोड़ी सी सेना लेकर मुअज्जम को भेजता है अपने ही पुत्र के खिलाफ। लेकिन यहां पर औरंगजेब ने अपना दिमाग चलाया, औरंगजेब ने एक लेटर भेज दिया वीर दुर्गादास और महाराणा राज सिंह के खेमों के पास में, जहां पर भी इनका बोल सकते हैं, जहां पर भी इन्होंने अपना डेरा डाल रखा था, जहां पर भी इनके सैनिक थे, वहां पर बोला कि पुत्र तूने तो बहुत अच्छा काम किया कि एक ही बार में तूने महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास की पूरी सेना को लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि औरंगजेब ने यहाँ पर अपना षड्यंत्र चला और शहजादा अकबर जो कि वास्तव में महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास के पास था, साथ में था और अपने आप को बादशाह घोषित कर चुका था, मान रहा था, महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास के दिमाग में औरंगजेब ने अब ये दिमाग में डाल दिया कि शहजादा अकबर ऑलरेडी मेरी तरफ ही मिला हुआ है, तुम्हारी तरफ जो आया है वो मेरी ही चाल थी, मैंने जैसा बोला वैसा ही किया, क्योंकि एक ही छत्र के नीचे दो शक्तिशाली शक्तियों को लाकर खड़ा कर दिया। और ये घटना जब महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास को पता चलती है, ये दोनों शहजादे अकबर के ही शस्त्र अस्त्र और राजस्व लूट कर वापिस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। क्लियर? और औरंगजेब जो है हाथ धो के पीछे पड़ जाता है शहजादा अकबर के। शहजादा अकबर हालांकि अपनी सच्चाई पेश करता है, वीर दुर्गादास महाराणा राज सिंह तो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ हो सकता है धोखा दे दे तो इनके खून में है, लेकिन वीर दुर्गादास शहजादा अकबर बहुत मानते हैं। तब बोला जाता है कि वीर दुर्गादास राठौर बोलते हैं कि अब क्योंकि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हमको सपोर्ट तो करेंगे नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, हम जाते हैं मराठाओं के पास। और यहां से कहानी शुरू होती है मराठा शासक शिवाजी। ठीक है, तो शहजादा अकबर अब जाता है मराठा शिवाजी के सहयोग के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।